हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सो फाइनली हम 2024 की शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले सेशन से, जो कि होने वाला है जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर। जनवरी 2024, अगर 2023 की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हमने कवर किया हुआ है मंथ वाइज। सो आप देख सकते हो वहां जाकर, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपको रिवीजन में तो रखना ही है, क्योंकि आने वाले 1-2 महीनों में जो जितने भी पेपर होने वाले हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2023 से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको रिवीजन में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक, तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं जनवरी 2024 की तरफ। ठीक है, आज के पहले प्रश्न के साथ। ठीक, तो शुरू किया जाए आज का अपना सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली नेशनल यूथ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन डैश जनवरी 2024। तो अभी हाल ही में जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। आपको बताना है किस तारीख को मनाया गया है जनवरी में ये राष्ट्रीय युवा दिवस। तो क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस मंथ में मनाया जाता है, जनवरी मंथ में मनाया जाता है। बात करते हैं अगर तारीख की, तो एक तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनसे सभी परिचित होंगे। ये है स्वामी विवेकानंद जी, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर या फिर जयंती मनाते हुए हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बात हो रही है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की, तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 और इसी दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इनका सन भी याद रखना है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, सन भी पूछा जा चुका है। बात करें अगर 1863 से लेकर अभी 2024 तक की, तो अभी 2024 में हमने इनकी 161वीं जयंती मनाई है। ये भी याद रखना है, 161st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद जी। ठीक, तो ये 161 भी याद रखना है। किसी भी इंपॉर्टेंट डे का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी थीम। तो इस नेशनल यूथ डे की जो थीम है 2024 के लिए वो क्या है, माय भारत विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। मतलब हमारा जो भारत है वो एक विकसित भारत होगा कब तक, 2047 तक, जो जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे। ठीक, 1947 में हम आजाद हुए थे, 2047 की बात कर रहे हैं। बाय द यूथ फॉर द यूथ, यूथ के द्वारा, युवा के द्वारा और युवा के लिए। ठीक, तो ये है थीम, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है, जो इनके बारे में बहुत कॉमनली पूछी जा चुकी है कई बार, कि इनका रियल नेम क्या है, या इनका जन्म के समय पे इनका नाम क्या था। तो इनके जन्म के समय पे इनका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है नेशनल यूथ डे के बारे में, 12 जनवरी और 161वीं जयंती थी ये 2024 में। थीम भी याद रखना है, महाभारत विकसित भारत। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो 2024 1 जनवरी, तो 2024 की शुरुआत होती है फैमिली के साथ। 1 जनवरी को मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। थीम क्या है, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। ये येलो हाईलाइटेड में जितनी भी दे रखी है थीम्स दे रखी हैं। 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे, इसकी थीम क्या है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ब्रेल डे की अगर बात करें तो ब्रेल एक तकनीक है जो कि इजाद की गई किसके द्वारा, लुइस ब्रेल द्वारा, है ना। और ये तकनीक है, ये किन के लिए बनाई गई, किन लोगों के लिए बनाई गई, जो देखने में असमर्थ हैं। ठीक है, जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, उनके लिए तकनीक बनाई गई जिससे वो एक दूसरे से बात कर सके। ठीक है, किसके द्वारा, लुइस ब्रेल द्वारा। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर या फिर जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इसके महत्व को बताते हुए, जो ब्रेल तकनीक है उसके महत्व को बताते हुए इस दिवस को हम मनाते हैं कब, 4 जनवरी को। आगे आते हैं तो 5 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल बर्ड्स डे। ठीक, थीम क्या है, राइट टू फाइट। 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है,
9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। एनआरआई का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। हमारे भारतीय मूल के निवासी जो बाहर रह रहे हैं भारत से, उनको हम कहते हैं एनआरआई, ठीक, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसकी थीम क्या है पहले तो ये जानो। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक, थीम याद रखना पहले तो जरूरी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं 9 जनवरी के बारे में, क्या चीज है या क्यों मनाया जाता है। ठीक, तो 9 जनवरी 1915 को ही जो महात्मा गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, और इसी चीज को याद करते हुए भारत में एनआरआई डे मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, इवेंट डेट, कि महात्मा गांधी जी किस डेट को, किस सन में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया। तो याद रखना है 9 जनवरी 1915, और इसी दिवस को किस रूप में मनाते हैं? एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। थीम भी याद रखना है। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना कि ये वर्ल्ड हिंदी डे की बात हो रही है, हिंदी दिवस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। और अगर हम बात करें केवल हिंदी दिवस की, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखना इन दोनों चीजों में, 14 सितंबर और 10 जनवरी में। थीम भी याद रखना वर्ल्ड हिंदी डे की, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 15 जनवरी को है इंडियन आर्मी डे। अच्छा, अभी हमने बात करी वर्ल्ड हिंदी डे की, या फिर हमने अभी जाना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, सही कह रहा हूं? तो यहां पर आप गलत हो सकते हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर हम संविधान में पढ़ें तो आर्टिकल 343(1) में जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। और ऑफिशियली भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, हिंदी को राजभाषा में, मतलब हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों किया गया? तो हिंदी को पाया गया कि हिंदी ज्यादातर राज्यों में बोली जाती है, और भारत के हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो हिंदी भाषी होंगे, इसलिए हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हमारे भारत में भाषाओं में भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विविधता है, कि कोई भी एक ऐसी भाषा नहीं चुनी जा सकती है जिसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सके। इसलिए हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, और हिंदी जो है हमारी वो एक राजभाषा है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 343 हमें ये बताता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। ठीक, और येलो हाइलाइटेड में इनकी थीम्स है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट करना चाहो नोट कर लो। अगला प्रश्न है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर नेम्ड गंगा सागर मेला 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो गंगा सागर मेला 2024 नामक भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? बात हो रही है भारत के दूसरे सबसे बड़े मेले की। नाम क्या है इसका? गंगा सागर मेला। बताना है कहां भी हाल में आयोजित हुआ है। दूसरे सबसे बड़े मेले की बात हो रही है, कुंभ मेले की बात आगे करेंगे। तो ये जो गंगा सागर मेला है 2024 का, इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ है? सागर द्वीप में आयोजित हुआ था। और ये सागर द्वीप कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, गंगा सागर मेला कहां आयोजित हुआ है? वेस्ट बंगाल, सागर द्वीप। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े मेले की, जिसको हम क्या कहते हैं? कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ मेले के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं या पूछी जा चुकी हैं, उन पर नजर डालते हैं। कुंभ मेला हर कितने साल में मनाया जाता है? हर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? तो हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है, एवरी 3 ईयर। ठीक, कहां कहां पर लगता है? किसी एक शहर में लगता है, या 2 शहरों में, 3 शहरों में? तो कुंभ मेला 4 शहरों में लगता है, और इन 4 शहरों को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा। ठीक, पुण्य का मतलब क्या है? पी से है प्रयागराज, है ना, यू से है उज्जैन,
एन से है नासिक, और एच से क्या है, हरिद्वार है। तो पुण्य से आप याद रख सकते हो ये चार जगह हैं जहां जो पूछी जा चुकी हैं, एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, और कुंभ मेला जहां जहां पर लगता है। प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है। ठीक। हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है। भारत का सबसे बड़ा है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, गंगा सागर मेला। कहाँ पे आयोजित हुआ है, सागर द्वीप, वेस्ट बंगाल। ये अच्छा हर साल लगता है, ठीक, एनुअली। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट नेम्ड प्रसादम वाज अनवील्ड इन विच स्टेट। तो हाल ही में प्रसादम नामक भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट का अनावरण किस राज्य में किया गया था? क्योंकि ये भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है, स्वच्छ फूड स्ट्रीट है, जिसका नाम भी याद रखना है, प्रसादम। क्वेश्चन में ऑप्शन में नाम भी डाले जा सकते हैं, तो नाम याद रखना प्रसादम। किस स्टेट में इसका अनावरण हुआ या फिर उद्घाटन हुआ, ये बताना है आपको। कुछ इस तरह से साफ सुथरा एक फूड सेटअप होगा, फूड स्ट्रीट सेटअप होगा, जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिल सकता होगा। ठीक, और भी जो जरूरी चीजें होती है खाने पीने संबंधित, उस तरह से। तो जो प्रसादम नाम का जो फूड स्ट्रीट है, ये लगाया गया है महाकालेश्वर टेम्पल में। ठीक। जो महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पर ये प्रसादम नाम की हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बनाई गई है या अनावरण किया गया है। बताओ ऑप्शंस में से, सभी को पता होगा महाकालेश्वर कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक। याद रखने के लिए एम फॉर महाकालेश्वर, एम फॉर मध्य प्रदेश। ठीक है। जहां पर भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बनाई गई, किस नाम से, प्रसादम नाम से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Recently, which tiger reserve was recognized as India's first dark sky park? तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई थी या दी गई है अभी हाल ही में? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। इसका मतलब बाद में जानेंगे, क्योंकि ये भारत का पहला इस तरह का पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बताना है ये जो दर्जा है या फिर ये जो पहचान है किस टाइगर रिजर्व को मिली है। तो ये मिली है महाराष्ट्र के एक टाइगर रिजर्व को। अब इसमें से ऑप्शंस में से देखो, आप बताओ कि ऑप्शंस में से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक। बंदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। पेंच कहाँ है, मानस कहाँ है, बताओ। चलो दो तो हो गए, एलिमिनेट हो गए। दो बताओ। मानस कहाँ है, असम में है। बचता क्या है, पेंच। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क होगा। इसका मतलब क्या है, डार्क स्काई पार्क या जो दर्जा मिला है वो इसलिए मिला है कि ये जो टाइगर रिजर्व होगा, इसका जो कुछ एरिया होगा वो कैसा होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा और आर्टिफिशियल लाइट से फ्री होगा। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की बल्ब या रॉड या आर्टिफिशियल लाइट से जो भी अरेंजमेंट किए जाते हैं ना रोशनी करने के लिए रात में, वो कुछ भी नहीं होंगे। केवल होगा क्या, आसमान की रोशनी होगी, चंद्रमा की रोशनी होगी रात में, वही दिखेगा। जो भी ऊपर का नजारा होगा आसमान का, वो आपको साफ साफ दिखेगा, पॉल्यूशन फ्री होने की वजह से भी। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि डार्क स्काई पार्क समझ गए ना, कि जब वहां पे जाओगे आप तो आपको क्या दिखेगा, खुला आसमान दिखेगा एकदम साफ। ठीक, इस एरिया में जब आप पहुंचोगे, तो ये है मतलब डार्क स्काई पार्क का। भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। ठीक है। और ये एशिया का पांचवा है, जिस मतलब जो हमारा पेंच टाइगर रिजर्व है, एशिया का पांचवा है जो कि डार्क स्काई पार्क है, और भारत का पहला है। Recently, a joint military exercise named Desert Cyclone 2024 was conducted between India and which country? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बताना है भारत ने इसको किसके साथ पूरा किया है। जिसके साथ पूरा किया है उसकी कैपिटल है आबू धाबी। ऑप्शन देखो भाई। तो आबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई,
और यूएई और इंडिया के बीच में हुई है ये डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज 2024। कहां पर हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी डेजर्ट, कहां पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है, अभ्यास हुआ है, किसके किसके बीच, इंडिया और यूएई के बीच। रिसेंटली विच इंडिया, नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ पे विच नहीं होना चाहिए। रिसेंटली इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज सी ड्रैगन विच वाज हेल्ड। ये क्वेश्चन सही है, यहाँ से विच हटाओ। ठीक, पूछा गया है हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक अभ्यास में पार्ट लिया जिसका नाम है सी ड्रैगन। बताना है ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है, ये कैसी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ये एक नौसेना अभ्यास है और एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब एक से ज्यादा इसमें नेशंस पार्ट लेते हैं, बहुपक्षीय अभ्यास है ये। ठीक, और कैसा है, नौसेना अभ्यास है। हुआ कहां पर है ये बताना है आपको। तो ये हुआ है गुआम में, गुआम यूएस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्टिसिपेंट भी पूछे जा सकते हैं कि किस किस देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया है, साउथ कोरिया ने लिया है, इंडिया ने लिया है, यूएसए ने लिया है और जापान ने लिया है। तो इन 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया है इस सी ड्रैगन एक्सरसाइज में। ठीक, याद रखना है, जो कि कहां पे हुई है, गुआम यूएस में हुई है। आगे बढ़ा जाए, और ये कैसी है, नौसेना अभ्यास है। यहां पर जहाज खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये समझ लेना वायुसेना अभ्यास है। ये एक नौसेना अभ्यास है, याद रखना है। रिसेंटली अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड सहयोग काइजिन वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच सहयोग काइजिन नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। तो अभी हमने एक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, अब हम बात कर रहे हैं सहयोग काइजिन के बारे में। भारत ने किसके साथ इसको पूरा किया है। तो सहयोग काइजिन को पूरा किया गया है भारत और जापान द्वारा। ठीक है, याद रखना है, सहयोग काइजिन किसके किसके बीच में हुई है, भारत और जापान के बीच में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कहां पे हुई है ये भी पूछा सकता है। तो ये हुई है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु, जापान और भारत के बीच में। रिसेंटली विच सिटी वाज नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया एट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है 2023 के लिए आपको बताना है कि क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ शहर कौन सा है भारत का जिसको ये दर्जा प्राप्त है। तो इंदौर को हम पढ़ते आए हैं 6-7 सालों में, इंदौर ही रहा है सबसे क्लीनेस्ट सिटी। ठीक, लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि इस बार ये पोजीशन 2 लोगों ने, या फिर 2 सिटीज ने, 2 लोगों कहना गलत होगा, 2 सिटीज ने मिलकर होल्ड की है, एक तो इंदौर और सूरत। ठीक, तो इन दोनों ही का नाम याद रखना है फॉर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अब एक को याद नहीं रखना है इंदौर को, सूरत को भी याद रखना है साथ में। ऑप्शन में दोनों भी डाले सकते हैं, बोथ ए एंड बी करके, और हो सकता है इन दोनों में से कोई एक दिया जाए, तो सूरत को भी याद रखना है। ठीक, बात करें इस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो सर्वे है, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे, शहर के एरियो का किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं किया जाता है। शहरों का सर्वे करके जाना जाता है कि कौन सा शहर कितना साफ सुथरा है, वहां का सैनिटेशन कैसा है। ठीक है, और ये कब से चल रही है व्यवस्था, ये जो सर्वे कब से चल रहा है, 2016 से चल रहा है, पहली बार 2016 में हुआ था। ठीक, इस मिनिस्ट्री की अगर बात करें, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है, तो वह है हरिदीप सिंह पुरी जी। ठीक, इनका भी नाम याद रखना है। ठीक है,
तो इंदौर एंड सूरत आर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर 2023 अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द इंडियाज एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन भारत विश्व। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द इंडियाज एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत बन गया है। तो आपको बताना है भारत का राजदूत कौन बना है, किसके लिए, WTO के लिए। ऑप्शंस देखो, सेंथिल पांडियन सी है WTO के लिए राजदूत भारत की तरफ से, ठीक है। WTO की बात करें, नाम याद रखना है सेंथिल पांडियन सी, ठीक। WTO की बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेड कौन है इसके, तो वो है नगोजी ओकोंजो, ठीक। नाम याद रखना है, नगोजी ओकोंजो DG है। तो सेंथिल पांडियन सी हैं इंडिया के राजदूत, भारत के राजदूत हैं, किसके लिए, WTO के लिए। अगला है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द हेड फॉर 16th फाइनेंस कमीशन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है या किया गया था। तो 16वां फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, जो कि हर 5 साल में गठित होता है भारत सरकार द्वारा, ठीक है, पता ही होगा। इसका आर्टिकल बहुत कॉमनली पूछा जाता है, फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है, तो 280 आर्टिकल, ठीक। हमें बताता है इसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक। बताना है 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हेड कह लो या फिर चेयरमैन के रूप में भी याद रख सकते हो, ठीक। इस आयोग के चेयरमैन कौन होने वाले हैं इनमें से, ठीक। तो हो सकता है कुछ लोग एनके सिंह बोलते हैं, एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के हैं, ये याद रखना है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। 2020 से लेकर 2025 तक जो वित्त आयोग है उसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, एनके सिंह जी के पास है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। 16वें फाइनेंस कमीशन के लिए जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अरविंद पानागरिया जी, ठीक है। एनके सिंह जी जो है 20 से लेकर 25 तक के लिए हैं, और ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अभी जो चल रही है, ठीक है। अभी जो फाइनेंस कमीशन है उसके हेड कौन है, एनके सिंह है, और ये 15वीं फाइनेंस कमीशन है, ठीक, ये भी याद रखना है। बात यहाँ पे हो रही है 16th फाइनेंस कमीशन की, जो कि 2026 से जो गठित होगी, ठीक। उसके चेयरमैन कौन होंगे, अरविंद पानागरिया। आगे बढ़ा जाए, रिसेंटली मलकानगिरी एयरपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो हाल ही में किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। बताना है आपको, ये मलकानगिरी एयरपोर्ट कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका, किस राज्य में। तो इसका उद्घाटन हुआ है जहां के CM है नवीन पटनायक जी। ऑप्शन देखो भाई और बताओ, कहां के CM है नवीन पटनायक जी, तो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक जी, ठीक। यहाँ के गवर्नर भी याद रखने हैं, अभी ये नवंबर में ही अपॉइंट किए गए थे न्यू, ठीक। कौन है, रघुबर दास जी हैं, ठीक। याद रखना है इनका नाम, उड़ीसा के नए गवर्नर हैं रघुबर दास, नवंबर में ही अपॉइंट हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2023, ठीक। CM कौन है, नवीन पटनायक जी, उड़ीसा, मलकानगिरी एयरपोर्ट। रिसेंटली इंडस फूड 2024 वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, तो हाल ही में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ये एक एग्जीबिशन है इंडस फूड नाम की, बताना है ये कहाँ आयोजित हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा साफ, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा NCR। तो ये ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 ये जो एग्जीबिशन है उद्घाटन हुआ है, ठीक। ग्रेटर नोएडा आंसर है इंडस फूड 2024 के लिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सीरियम हैदराबाद एयरपोर्ट रैंक डैश एज ग्लोबल लीडर्स इन पंक्चुअलिटी इन द वर्ल्ड, सीरियम के अनुसार हैदराबाद है हवाई अड्डे को समयबद्धता में वैश्विक नेताओं के रूप में कौन सा स्थान दिया गया है, ये बताना है। तो सीरियम एक फर्म है, इसने एक सर्वे किया ग्लोबली,
और बताया कि विश्व में कौन से एयरपोर्ट कितने ज्यादा पंक्चुअल हैं। पंक्चुअल मतलब कि वहां पे जो एयरलाइन मतलब वहां की जो फ्लाइट्स हैं वो टाइमली अराइवल हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, कोई भी लेट लपाट नहीं है। तो इस आधार पर इसने सर्वे किया है और एयरपोर्ट्स को रैंक किया है, जिसमें हमारे भारत के एयरपोर्ट ने भी जगह बनाई है। कौन से एयरपोर्ट ने? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। बताना है भारत का जो हैदराबाद एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कौन से रैंक पर रहा है, कौन से स्थान पर रहा है इस लिस्ट में। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सेकंड रैंक प्राप्त की है इस सर्वे में। और हैदराबाद एयरपोर्ट को हम किस नाम से और जानते हैं? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ठीक। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रैंक 2 पर। अगर हम टॉप पर कौन रहा है उसकी बात करें तो फर्स्ट पे रहा है यूएस का एक एयरपोर्ट। कौन सा? मिनिएपोलिस सेंट पॉल, ये नाम है। पूछा नहीं जाता है वैसे जनरली, लेकिन फिर भी बता दिया। पूछा तो जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि हमारे भारत का जो हैदराबाद एयरपोर्ट है उसने कौन सी रैंक पाई है इस लिस्ट में। टॉप पर रहा है यूएस का मिनिएपोलिस। पंक्चुअलिटी की बात हुई है एयरपोर्ट्स की, बाय सीरियम। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री साइंड एमओयू विद इंडिया टू प्रोवाइड 10,000 मेगावाट ऑफ पावर ओवर 10 ईयर्स। तो हाल ही में किस देश ने 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है कि भारत ने एक समझौता किया है किस देश के साथ, और इस समझौते के तहत भारत को 10 साल में, अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली मिलने वाली है उस देश से। तो ये समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। इस चीज को लेकर 10,000 मेगावाट बिजली को लेकर अगले 10 साल के लिए। ठीक है, याद रखना है ये नंबर्स भी, 10,000 मेगावाट और 10 साल, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। Recently, India signed MOU with United States Agency for International Development with aim to achieve railways net zero carbon emission by which year? तो हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य से यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और यूएसएड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस उद्देश्य क्या है इसका एमओयू साइन होने का? कि जो हमारा इंडियन रेलवेज है उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाना। ठीक है, किस साल तक का लक्ष्य लिया है इस समझौते के तहत, ये आपको बताना है। ठीक, तो इंडिया और यूएसएड ने मिलकर लक्ष्य लिया है 2030 तक का कि वो जो भारतीय रेलवे है हमारा वो नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त कर लेगा। मतलब वहां से जो हमारा इंडियन रेलवेज है वहां से कोई भी CO2 जो है वो जीरो होगा, कोई भी एमिशन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। वही हम अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो है 2070 तक का, भारत सरकार की तरफ से जो लक्ष्य दिया गया है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले देश होंगे। ठीक, ये भी याद रखना है। इंडियन रेलवेज 2030 तक का लक्ष्य है, पूरे भारत का 2070 तक का है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो अभी हमने नेशनल यूथ डे के बारे में पढ़ा था 12 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में भारत में आयोजित हुआ नेशनल यूथ फेस्टिवल, और ये 27वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहां पर, ये आपको बताना है। तो ये फंक्शन या फिर फेस्टिवल हुआ था नासिक में। अगर हम सिटी की बात करें, स्टेट आप ऑप्शन से देख के बताओगे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला है। तो नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जहां पर 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एडिशन है, पहला संस्करण है किसी इस तरह की ग्लोबल एक्सपो का। विश्व स्तरीय एक्सपो है ये, भारत में होने वाली है। क्या नाम है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। पहला एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, बताना है कहाँ आयोजित होने वाली है ये।
अभी हुई नहीं है, फरवरी 2024 में आयोजित होने वाली है। तो ये होने वाली है न्यू दिल्ली में, ठीक, फरवरी 2024 में। फर्स्ट एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर ये एक्सपो होगी। क्या इनोवेशन हो सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी और ला सकते हैं, तो इन सब चीजों पे बात होगी, शोकेस करेंगे इन एक्सपो पे, हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक। नई नई तकनीक और कैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली भी रख सकते हैं, सस्टेनेबल रख सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर ये एक्सपो होने वाली है। Recently, ISRO launched India's first X-ray polarimeter satellite, which was named as। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एक्सरे पोलैरिमीटर उपग्रह लॉन्च किया है, जिसे नाम क्या दिया गया है ये बताना है। तो इसरो जो हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी है, उसने भारत का पहला एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक ऐसी सैटेलाइट जो कि क्या रिसर्च करेगी या किस पे रिसर्च करेगी, जो एक्सरेज है, कॉस्मिक एक्सरेज हैं जो कि स्पेस में है, ठीक, जो एक्सरेज जो स्पेस में है उनके ऊपर रिसर्च करेगी ये सैटेलाइट। और इसका नाम क्या रखा है इसरो ने, ये बताना है। ऑप्शन देखो, एक्सैट है, एक्सपोसैट है, सैट पो एक्स है और पोलर एक्स है। तो एक्सपोसैट है भारत की पहली एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भारत की इस तरह की पहली है जो कि कॉस्मिक एक्सरे पे रिसर्च करेगी। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो बताओ भाई, कौन सा देश है जिसने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया है। ये है उस देश का फ्लैग। अगर पहचानते हो तो अच्छी बात है, वैसे जनरली नहीं है कि आप हर देश का झंडा पहचानते हो। हिंट एक और देते हैं, कैपिटल उस देश की है बिश्केक। अब बताओ, बिश्केक इनमें से किसकी कैपिटल है। पोलैंड की है, तजाकिस्तान की है, किर्गिस्तान की है, उज्बेकिस्तान की है। तो बिश्केक है कैपिटल किर्गिस्तान की। और किर्गिस्तान का जो नया राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन है, हिम तेंदुआ है। मतलब हिम तेंदुए को इन्होंने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। नाम याद रखना है, किर्गिस्तान। रिसेंटली फेलिक्स शीशिकेदी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, तो हाल ही में फेलिक्स शीशिकेदी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, क्या नाम है, फेलिक्स शीशिकेदी, किस देश के ये बताना है। ये है उस देश का फ्लैग। अगर आप पहचानते हो तो सही बात है, नहीं पहचानते हो तो हिंट के लिए बताते हैं, उसका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप का वो कंट्री है जो आंसर है, ठीक है, जहां के प्रेसिडेंट फिलिक्स शीशकेदी बने। तो अगर ऑप्शंस देखोगे तो मालदीव्स तो अपना एशिया में है, ठीक, और अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका में है, ब्राजील भी साउथ अमेरिका में है, कॉन्गो बसता है, ये है अफ्रीका में, ठीक। मालदीव्स, अच्छा ये याद रखना है, मालदीव्स अभी चर्चा में भी रहा है, ये एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, सबसे छोटा कंट्री है एशिया का। कौन सा है, मालदीव्स है, ठीक। एक चीज और याद रखनी है, अभी यहाँ के प्रेसिडेंट थोड़ा चर्चा में भी रहे और इन अपॉइंट हुए थे ये नवंबर 2023 में। नाम क्या है इनका, मोहम्मद मिजू, ठीक। मोहम्मद मिजू जी एशिया के सबसे छोटे देश के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। नवंबर 2023 में ही इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक। अभी चर्चा में रहे हाल में थोड़ा, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है कि अभी अर्जेंटीना के भी प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। कौन थे वो, जेवियर मिली। इनका भी नाम याद रखना है, दिसंबर में ही इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ था। राइटिंग थोड़ा समझ आ रही हो तो ठीक है, इग्नोर करना, वरना बोल रहा हूं अपने हिसाब से लिख लेना। अर्जेंटीना के भी प्रेसिडेंट बने थे दिसंबर 2023 में, जेवियर मिली नाम है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट याद रखने। कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए, फिलिक्स शीशिकेदी। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, रिसेंटली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कोलैबोरेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च जीसैट 20 सैटेलाइट। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जीसैट 20 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित से किसके साथ सहयोग किया है। तो एनएसआईएल ने किसके साथ समझौता किया है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जीसैट 20 नामक सैटेलाइट को, ठीक। तो एनएसआईएल जो कि एक इसरो को ही ब्रांच कह सकते हो है, ठीक।
NSIL ने समझौता किया है या फिर सहयोग किया है किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ, ठीक है, GSAT-20 नामक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी NSIL की। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2019 में ही, अभी हाल ही में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वहीं पे है जहां पर इसरो का है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? हेड कौन है NSIL के? राधा कृष्णन जी हैं, राधा कृष्णन दुराईराज, ठीक है। राधा कृष्णन दुराईराज है चेयरमैन किसके? NSIL के, याद रखना है, जिसने स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन किया है GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024। तो अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है इनमें से, ऑप्शंस देखो, T विजय कुमार जी को, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, ठीक है। नाम याद रखना है, T विजय कुमार, MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024। Who won the 2023 कुवेम्पू अवार्ड? 2023 कुवेम्पू पुरस्कार किसने जीता है? तो जो कुवेम्पू पुरस्कार है, ये भी पूछा सकता है किससे संबंधित है, जो कि अभी 2023 में दिया गया है, किसको, ये भी पूछा सकता है, ठीक। लेकिन ये भी पता होना चाहिए किससे संबंधित है। तो यहाँ पे पिक्चर से समझ रहे होगे, कुवेम्पू जी एक पोएट थे जिनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। तो पोएट थे तो किससे संबंधित होगा? लिटरेचर से संबंधित होगा ये, ठीक। और ये जीता किसने है या मिला किसको है, ये बताना है आपको। तो ये मिला है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को, ठीक। इनका नाम याद रखना है, क्या है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, कुवेम्पू अवार्ड 2023 के लिए। और इसका कैश प्राइस भी कितना है? 5 लाख रुपए है, ठीक। कुवेम्पू अवार्ड 2023, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। अकॉर्डिंग टू अवतार ग्रुप्स टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2023, विच सिटी टॉप्ड एज बेस्ट सिटी फॉर इंडियन वुमेन? तो अवतार ग्रुप की भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के अनुसार कौन सा शहर भारतीय महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में सबसे ऊपर है? तो अवतार ग्रुप ने भारत के टॉप सिटीज की लिस्ट जारी की है, वो भी महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कौन सी सिटी सेफ है, ठीक है, ऐसे, या फिर बेस्ट है। सेफ ना बोल के बेस्ट ही बोलो, ठीक। क्यों नहीं बोलो, वो आगे बात करते हैं। तो बेस्ट सिटीज फॉर इंडियन विमेन की लिस्ट जारी हुई है। टॉप सिटीज में शीर्ष पर कौन रहा है? अवतार ग्रुप द्वारा ये जो लिस्ट निकाली गई है, तो शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु का वो सिटी है, और वो सिटी कौन सा है? चेन्नई है, जो कि अवतार ग्रुप के अकॉर्डिंग बेस्ट सिटी है इंडिया का, किसके लिए? विमेन के लिए, ठीक। एक चीज और याद रखनी है, एक अभी NCRB की भी रिपोर्ट आई थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारा NCRB, उसके द्वारा सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन भी था, विमेन भी था, कौन सा था? कोलकाता था, ये भी याद रखना है। तो ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। ये बेस्ट सिटी मिला है अवतार ग्रुप द्वारा, और ये NCRB का जो है रिपोर्ट था, सेफेस्ट सिटी कोलकाता था। तो कंफ्यूज मत रहना सेफेस्ट सिटी और बेस्ट सिटी में, ये NCRB ने दिया था, और जो बेस्ट सिटी है वो अवतार ग्रुप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली शेरिंग तोब्गे वाज री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, सॉरी, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में शेरिंग तोब्गे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? शेरिंग तोब्गे दोबारा बन चुके हैं प्रधानमंत्री किस देश के, ये बताना है। मतलब पहले भी यही रहे होंगे, दोबारा भी ये चुन के आ गए हैं। तो ये बने हैं भूटान के। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है, ठीक है। तो भूटान के जो नए या फिर दोबारा चुने गए हैं प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है, सॉरी, बार बार प्रेसिडेंट आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे, कहाँ के? भूटान के। रिसेंटली इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ द राजस्थान?
तो अभी हाल ही में राजस्थान के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है या फिर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है, भारत में ही ऑर्गेनाइज हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय है और भारत में ऑर्गेनाइज हुआ है। और जब भी ऊंटों की बात होती है तो भारत में हमें राजस्थान की तरफ ही हमारा दिमाग जाता है, ठीक है। तो राजस्थान तो कॉमनली आप पता लगा लोगे, ठीक है, तुक्का भी लगा लोगे, लेकिन यहाँ पूछा गया है किस सिटी में राजस्थान के इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये हुआ था बीकानेर, बीकानेर, ठीक है, राजस्थान। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, एक चीज और याद रखनी है, यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 2024 को, ये जो साल है हमारा जो भी शुरू हुआ है, इसको समर्पित किया गया है किसके लिए? कैमलिट्स के लिए, यही ऊंटों के लिए, ठीक। तो यूएन ने भी इस साल को किस रूप की तरह पहचाना है? इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमलिट्स, ठीक। अभी हमने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था, तो ये भी याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमल्स या फिर कैमलिट्स, ठीक, बाय यूएन। विच यूटी बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र बना है? केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे होना चाहिए, केंद्र नहीं होना चाहिए, ठीक, सही कर लेना। तो बताओ भाई कौन सा पहला यूटी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट किया है या फिर लागू किया है? तो वो यूटी है जहां के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। ऑप्शंस देखो, कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी? तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, जहां पर पहली बार या फिर ये पहली यूटी बन गई है जहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, लागू की गई है। पीएम विश्वकर्मा का योजना किसके लिए है? जो हमारे देश के कारीगर हैं, जैसे लोहार है, ठीक है, कुम्हार है, सुनार है, ठीक है, तो जो भी जितने भी कारीगर हैं उनको क्या स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है सरकार की तरफ से, क्या उनको उनके जो स्किल्स हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, उनको क्या फाइनेंशियल एड दिया जा सकता है, क्या टेक्नोलॉजी या क्या टूल्स दिए जा सकते हैं कि उनका और अच्छा व्यवसाय रहे, ठीक है, या उनका काम जो है और अच्छा आगे चले, ठीक। तो ये पहला यूटी है जहां पे ये स्कीम लागू की गई है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, रिसेंटली मोबन हनी गॉट जीआई टैग एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? हाल ही में मोबन हनी को जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो जो मोबन हनी है इसको जीआई टैग दिया गया है, आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है मोबन हनी। एक शहद जिसका नाम है मोबन, दिख रहा होगा ये। तो ये जो मोबन हनी है ये बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल को, जिसको जीआई टैग मिला है। यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल रही है हमें, ये क्या है? चावल की तरह लग रहा है ना, ये है नुनिया राइस, ठीक, इसका भी नाम याद रखना है, इसको भी जीआई टैग मिला है और ये भी वेस्ट बंगाल को ही बिलोंग करता है। ये जो नुनिया राइस है इसका नाम याद रखना है। तो इन दोनों को जीआई टैग मिला है, मोबन हनी और ब्लैक नुनिया राइस। काले में देखने में ये ब्लैक राइस है, ठीक, वैरायटी का नाम क्या है? नुनिया। रिसेंटली सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन विच सिटी? तो अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? तो बताओ भाई, यूपी में खुला है वहां का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, बताइए कहां पर? आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, मथुरा है? कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, अगर आप समझ पा रहे हो, पिक्चर थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो ये यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और ये खुला है कहां पर? प्रयागराज में, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व? तो जो अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व है ये किस स्टेट ने एस्टैब्लिश किया है या बनाया, स्थापना की है इसकी? नाम याद रखना है, क्या है? अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व, अतपादी संरक्षण रिजर्व। महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक। नाम क्या है? अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व।
नेक्स्ट है विच स्टेट वन द ओवरऑल चैंपियनशिप इन द इनॉग्रल दीव बीच गेम्स 2024? किस राज्य ने उद्घाटन दीव बीच गेम्स 2024 में समग्र चैंपियनशिप जीती है, ये बताना है। तो इनॉग्रल दीव बीच गेम्स हैं ये। इनॉग्रल का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एडिशन। मतलब ये जो बीच गेम्स हैं, ये इस तरह के जो बीच गेम हो रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। ये पहला संस्करण है बीच गेम्स का जो भारत में हो रहा है, वो भी कहां पर, दीव में। दमन एंड दीव तो सुना होगा, जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो पहला बीच गेम हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहला बीच गेम हुआ है ये कहां पे हुआ है, दीव में हुआ है। ठीक है, दमन एंड दीव। ठीक, और इसमें ओवरऑल कौन सा स्टेट विजेता रहा है, ये बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, गोवा है, केरला है। तो महाराष्ट्र है ओवरऑल विनर विद टोटल ऑफ 14 मेडल। 14 मेडल जीता है महाराष्ट्र टोटल इस इवेंट में, बीच गेम्स के। ठीक, अगर दीव बीच गेम्स की बात की जाए तो ये कौन से बीच पे हुई थी, तो ये घोगला बीच में इवेंट हुआ था, ये भी याद रखना है, घोगला बीच। ठीक है, कहां पे, दमन एंड दीव में। पहला एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल विजेता कौन है, महाराष्ट्र स्टेट। According to Bloomberg Billionaires Index, who among the following became the first women to have 100 billion? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित से कौन 100 बिलियन की कमाई करने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है जिन्होंने 100 बिलियन का आंकड़ा छुआ है कमाई में, और ये पहली महिला है ऐसा करने वाली। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट, और ये हेड है किसकी, लोरियल पेरिस की। इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे, आपने एड्स में देखा होगा, कॉस्मेटिक्स के सामान में देखा होगा, ये कंपनी है। ठीक, तो फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा छुआ है। ठीक, कमाई में। आगे बढ़ा जाए। The fifth edition of गुणोत्सव 2024 was held in which state? गुणोत्सव 2024 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये 5वां संस्करण है गुणोत्सव का, बताना है किस राज्य में ये मनाया गया। तो जो गुणोत्सव है ये मनाया गया है असम में। ठीक है, नाम याद रखना है, गुणोत्सव, असम, 5वां संस्करण है। The Indian government announced to establish Bharat Park in which among the following countries? तो भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने भारत पार्क का उद्घाटन किया है किसी एक देश में, इनमें से आपको बताना है कौन सा है वो देश जहां पे ये भारत पार्क खोला गया है। बेसिकली इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन गुड्स को बढ़ावा देने के लिए, कि कैसे मतलब आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज भी कर सकते हैं, यूजफुल है, और मतलब उनकी अच्छाई बताते हुए, प्रमोट करते हुए। तो जो भारत पार्क खोला गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ये खोला गया है, ओमान है, मलेशिया है, यूएई है, इंडोनेशिया, यूएई में खोला गया है ये भारत पार्क। ठीक, देश का नाम याद रखना है, यूएई, भारत पार्क। Recently, Union Minister Amit Shah inaugurated 58th DG's IG Conference 2023 in which among the following city? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में शहरों में से किस शहर में 98 डीजी मतलब डीजीएसपीज और आईजीएसपीज सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो जो सम्मेलन हुआ है 58th है। ठीक, और ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां हुआ है, जयपुर में हुआ है, अगर हम सिटी की बात करें। ठीक है, स्टेट की बात करी जाए तो राजस्थान। According to United Nations World Economic Situation and Prospects 2024 report, the GDP growth of the India is projected as, यहाँ पे डैश होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है, यहाँ पे भी डैश होना चाहिए। मतलब 2024 के लिए यूएन की तरफ से एक रिपोर्ट पेश होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, और ऑप्शंस में
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाल दिया, यूनाइटेड नेशंस डाल दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, इस तरह से। तो जो रिपोर्ट है ये भी याद रखना है, ये यूएन की तरफ से जारी की जाती है। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, डब्ल्यूएचओ भी डाल देते हैं ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। तो ये याद रखना है रिपोर्ट का नाम। इसने बताया है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है कितनी रहने वाली है अनुमानित 2024 में। तो 6.2 का प्रोजेक्शन किया है यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, भारत की जीडीपी के लिए 2024 के लिए 6.2%। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बताओ भाई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बन चुके हैं? इनमें से ऑप्शंस देखो, श्याम श्रीनिवासन है, रघुनाम अय्यर है, राजीव कुमार है, सार्थक सिंह है। तो रघुराम अय्यर जी जो हैं बन चुके हैं सीईओ किसके? आईओए के। ठीक, जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1927 में हुआ था। एक चीज और याद रखनी है, इसकी अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा जी। ठीक, और सीईओ कौन बन गए हैं? रघुराम अय्यर बन गए हैं। ठीक, तो दोनों नाम याद रखने हैं, प्रेसिडेंट और सीईओ का। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। Recently, who among the following was appointed as the executive director of Asian Development Bank? हाल ही में निम्नलिखित से किसे एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आपको बताना है इनमें से कौन। विकासशील है, राहुल टंडन जी हैं, साक्षी माथुर हैं, मयंक मिश्रा जी हैं। तो विकासशील जी बन चुके हैं एशियन एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक, एडीबी की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला फिलीपींस में है। ठीक, मनीला फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखना है। और इसके हेड कौन है? इस बैंक के हेड कौन है, डीजी कौन है? मसत सुकु मतसुगु आसाकावा। ठीक, ठीक है। तो एडीबी के चेयरमैन है, हेड कौन है? मसत्सुगु आसाकावा है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में विकासशील जी नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में एडीबी में। नाम याद रखना है। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी? तो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं सेबी में कौन? इनमें से आपको बताना है। यशदीप तनेजा है, मदाबी पुरीबुच है, श्याम श्रीनिवासन है, जी राम मोहन राव है। तो जी राम मोहन राव जी बन चुके हैं सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए। और वहीं पे अगर हेड की बात की जाए, चेयरमैन कौन है सेबी के? माधावी पुरीबुच हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये चेयरमैन है सेबी के। ठीक, माधावी पुरीबुच और जी राम मोहन रॉय राव ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं अभी सेबी में। जी राम मोहन राव और विकासशील एडीबी में, तो कंफ्यूज नहीं होना। Recently, who was appointed as the CEO of and MD of NIIFL? इसको भी बोल्ड में होना चाहिए था। सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं एनआईआईएफएल के। एनआईआईएफएल क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर ये सरकारी एजेंसी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2015 में ही हुआ है। ठीक है, और इसके सीईओ और एमडी कौन बनाए गए हैं ये बताना है अभी। तो इसके सीईओ और एमडी बनाए गए हैं, ऑप्शन देखो, संजीव अग्रवाल जी हैं सीईओ एमडी किसके? एनआईआईएफएल के। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स? तो हाल ही में कौन सा राज्य सभी दुर्घटना संभावित स्थलों को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा वो पहला राज्य है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहला राज्य है जिसने अपने राज्य
रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स, तो हाल ही में कौन सा राज्य सभी दुर्घटना संभावित स्थलों को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला राज्य बन गया है जिसने जितनी भी दुर्घटना संभावित स्थल है उनको मैप कर लिया है, और ये स्थल आपको मैपल ऐप में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो ऐसी जगहों को पहले ही चिन्हित कर सकते हैं और वहां पे सतर्क रह सकते हैं मैपल ऐप के थ्रू, राइट। तो ये वो स्टेट का नाम बताना है आपको जो पहला स्टेट बन चुका है इस तरह का मैपिंग करने वाला। तो स्टेट है पंजाब, जिसने अभी अपने स्टेट के हर एक्सीडेंट प्रोन एरिया को मैप कर लिया है मैपल ऐप पर। ठीक, और ये पहला स्टेट है ऐसा करने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट है पंजाब। अगला है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रेरणा प्रोग्राम, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्रेरणा प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है ये बताना है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ लिखा है प्रेरणा एक अनुभवात्मक ज्ञान कार्यक्रम। तो एक ज्ञान कार्यक्रम जो है, ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रेरणा प्रोग्राम है ये जारी किया गया है या शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, और है क्या ये प्रोग्राम? बेसिकली ये प्रेरणा प्रोग्राम है जो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है या जो बन रही है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होगी आने वाले सालों में, तो उसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डाले जाएं जो मतलब जो हमारी भारतीय मूल की शिक्षा है, ठीक, जो प्रिंसिपल है हमारे भारतीय कल्चर के, उनको भी हमारी शिक्षा में लोगों को दिया जाए, या मतलब लोगों को नहीं, स्टूडेंट्स को दिया जाए। और स्टूडेंट्स भी 9 to 12th क्लास के होने चाहिए। 9 से 12वीं कक्षाओं तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है कि जो हमारी भारतीय मूल की शिक्षा है, और उसमें इन्होंने ये 9 शिक्षा को रखा है जो कि डाली जाएंगी एनईपी के चलते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते। और ये 9 शिक्षाएं आप अगर एक बार नजर डालना चाहो तो डाल दो। स्वाभिमान और विनय है, शौर्य और साहस है, परिश्रम और समर्पण है, करुणा और सेवा है, विविधता और एकता है, सत्यनिष्ठा और शुचिता है, नवाचार और जिज्ञासा है, श्रद्धा और विश्वास है, स्वतंत्रता और कर्तव्य है। तो ये कुछ 9 मुख्य शिक्षा है जो भारत सरकार या फिर ये जो मंत्रालय है सोच रहा है इनको इम्प्लीमेंट करने का एनईपी पे, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो इतना याद रखना है, प्रेरणा प्रोग्राम के अंतर्गत 9 प्रिंसिपल्स डाले जाने हैं, ठीक है, टोटल नंबर याद रखना 9। ठीक, किस किस क्लास से किस क्लास तक? 9 से 10, 9 से 12 क्लास तक, ठीक, 9 to 12। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, तो हाल ही में भारतीय सेना ने किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इंडियन आर्मी ने किस वर्ष को घोषित कर दिया है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, कि इस ईयर को टेक्नोलॉजी में हम ग्रहण करने में लगाएंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे टेक्नोलॉजी को। इंडियन आर्मी की तरफ से ही घोषणा है। तो इंडियन आर्मी ने इस साल को 2024 को घोषित किया है टेक्नोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन के रूप में। तो 2024 को कई रूप में घोषित किया जा चुका है, जैसे इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स भी बताया था यूएन की तरफ से, इंडियन आर्मी ने भी घोषित कर दिया टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में। ठीक, तो इस तरह से याद रखना है ना। अच्छा, इंडियन आर्मी की बात करें तो इसके चीफ कौन है? मनोज पांडे जी हैं। और इसके वाइस चीफ कौन है? एमवी सुचेंद्र कुमार जी हैं। इनका भी नाम याद होना चाहिए। चीफ और वाइस चीफ दोनों ही याद होने चाहिए, दोनों ही पूछे जाते हैं क्योंकि। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की तरफ से 2024 है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। रिसेंटली विच स्टेट सेट्स गिनीज रिकॉर्ड फॉर मास सूर्य नमस्कार, तो हाल ही में किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत ने एक और गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, किस चीज को लेकर? मास सूर्य नमस्कार को लेकर।
तो कई सारे लोग इस तरह से गैदर हुए और उन्होंने एक साथ सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया है। इसका गिनीज रिकॉर्ड बना लिया है। किस स्टेट ने ये बताना है, किस राज्य में? तो गुजरात है वो राज्य जिसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है सूर्य नमस्कार में। इसी तरह के गिनीज रिकॉर्ड हमने पहले भी पढ़े हैं लास्ट वाले सेशन में, कि हमने लार्जेस्ट तबला एंसेंबल का भी रिकॉर्ड बनाया, गिनीज रिकॉर्ड बनाया, कि कई सारे लोग एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने तबला बजाने का एक्टिविटी किया, ठीक, मध्य प्रदेश में। ठीक इसी तरह हमने लार्जेस्ट एक्टिविटी जो रीडिंग एक्टिविटी है उसका भी गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, ठीक, कि कई सारे लोग एक यूनिवर्सिटी में एकत्रित हुए और वहां पे पढ़ने का काम किया, रीडिंग का काम किया, उसका भी गिनीज रिकॉर्ड बनाया। तो ये 2-3 रिकॉर्ड्स याद रखने हैं। ठीक, स्टेट है यहाँ पे सूर्य नमस्कार के लिए गुजरात। The 12th दिव्य कला मेला 2023 was organized in which of the following state? 12th, तो ये 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो ये 12वें दिव्य कला मेला है, 12वां दिव्य कला मेला है, कहां पे आयोजित हुआ है ये बताना है। दिव्य कला मेला जो कि मतलब बेसिकली ये है मेला इनका जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, ठीक है, उनको प्लेटफॉर्म देना, ठीक, उनको अवसर देना, ठीक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जो भी मेले में आपने जो आमतौर पे जो मेलों में होती है, ठीक है, तो उनको भी एक स्पेशल इस तरह का इवेंट देना। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है, दिव्य कला मेला है, 12वां संस्करण है, गुजरात में ये आयोजित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। Recently, which state reduced the age limit for old age pensions from 60 years to 50 years? तो हाल ही में किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो कौन सा है वो राज्य जिसने जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी जो उम्र होती है 60 वर्ष, अभी तक हम सुनते हैं आए हैं, ठीक, नॉर्मली हम जानते हैं, उसकी उम्र घटा के 50 साल कर दी है। ठीक, तो वो स्टेट है जहां के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी। ऑप्शंस में से देख के बताओ कि हेमंत सोरेन कहां के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, जहां पर उन्होंने जो पेंशन की जो एज है वो 60 से कम करके कितनी कर दी है, 50। ये नंबर भी याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 60 से घटाकर कितनी कर दी है, 55 कर दी है, 40 कर दी है, 45 कर दी है, 50 कर दी। ठीक, तो ये नंबर भी याद रखना है, 50 साल कर दी है। ठीक, अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है झारखंड के? तो वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखनी है। अब एक चीज और याद रखना है कि ये जो सभी लोगों के लिए ये जो सुविधा है ये सभी लोगों को दी जा रही है या नहीं, या किसी विशेष वर्ग के लिए ये निकाला गया है? तो ये केवल एससी और एसटीज के लिए है, ये भी याद रखना है। ठीक है, झारखंड है वो स्टेट। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज पोस्टह्यूमसली ऑनर्ड विद तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड किसको दिया गया है अभी हाल ही में, ये बताना है, मरणोपरांत, देहांत होने के बाद। तो सविता कंसवाल जी को ये तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया अभी जनवरी में 2024 में। ठीक, और ये उत्तराखंड को बिलोंग करती थी। ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, और एक माउंटेनियर थी, पर्वतारोही थी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 प्रकाशित किया है? तो जो रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024, बताना है ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है इनमें से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये रिपोर्ट है ये जारी की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था पूछा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
ठीक, और इसके डीजी कौन है? तो वो है गिलबर्ट होंगबू। ठीक, हो सकता है नाम नाम में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन यही नाम है डीजी गिलबर्ट होंगबू। ठीक, ये हैं डायरेक्टर जनरल आईएलओ के, याद रखना है, और इस रिपोर्ट का नाम भी याद रखना है, ऐसे ही पूछा जाता है। रिसेंटली कोनेरू हम्पी वन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री। तो हाल ही में कोनेरू हम्पी ने किस देश में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि कोनेरू हम्पी जी ने कौन सा मेडल जीता है, ये भी पूछा जा सकता है, किस इवेंट में जीता है ये पूछा जा सकता है, और ये इवेंट कहाँ हुआ है ये तो पूछा ही गया है इसमें। ठीक, तो जो इवेंट है रैपिड चेस चैंपियनशिप जिसमें कोनेरू हम्पी जी ने सिल्वर मेडल जीता है, ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक, और ये है कोनेरू हम्पी जी की तस्वीर। ठीक, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। मेडल का नाम भी याद रखना है, कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, उज्बेकिस्तान। Recently, which Indian wrestler clinched gold in 2024 जग्रेब ओपन सिंगल्स? हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 2024 जग्रेब ओपन एकल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे भारतीय पहलवान हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किस इवेंट में? 2024 जग्रेब ओपन सिंगल्स में। ये है इनकी तस्वीर, और ये है अमन शेरावत। ठीक है, 57 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता है। इनकी कैटेगरी भी याद रखनी है क्योंकि कैटेगरी भी पूछी जाती है। ठीक, अमन शेरावत है 57 केजी कैटेगरी में, गोल्ड एट जगरेब ओपन सिंगल्स रेसलिंग इवेंट। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, और इसी के साथ ये सेशन आज का खत्म होता है। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, तो प्लीज इसको आप रिवीजन में रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्दी से पार्ट 2 में, और बाकी क्वेश्चंस जो भी रह गए हैं उनको हम कवर करते हैं, और इस मंथ के जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो बाकी रह गए वो भी खत्म हो जाएंगे उसके साथ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखते हैं, रखिए और पढ़ते रहिए।